गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। ये भी हमारे फोर्थ खंड का लास्ट सेकेंड टॉपिक है, विशेष बालकों के संबंध में। तो हम देखेंगे आज कि स्पेशल चाइल्ड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके लिए, क्या सुविधाएं हैं, क्या स्कीम्स हैं। इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशिष्ट या इन्हें विशेष बालक कहते हैं और स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से बुद्धि, विवेक, चिंतन, विकार, सीखने की दृष्टि व मानसिक योग्यताओं के आधार पर भिन्न होते हैं। मतलब या तो सामान्य बालक से कम या ज्यादा, दोनों ही प्रकृति के जो बच्चे होंगे वो इसमें आएंगे। ठीक है। तो विशिष्ट बालक सामान्य बालक से भिन्न होता है, सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। अर्थात क्या होगा, इनका जो बुद्धि होगी, विवेक होगी, इनके चिंतन शैली जैसी होगी, या इनके अंदर कोई शारीरिक विकार होगा, या ये सीखने की दृष्टि से या इनकी मानसिक योग्यताएं जो होंगी या तो सामान्य बच्चे से कम होंगी या सामान्य बच्चे से ज्यादा होंगी। उनको हम क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। अब कुछ बालक जो है सामान्य बालकों से अति शीघ्र समझ लेते हैं। जैसे होता है कि हम क्लास में देखते हैं बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत होशियार रहते हैं, वो सामान्य बच्चों को समझ में नहीं आता और वो जल्दी से सीख लेंगे। ठीक है। और जबकि कुछ साधारण से साधारण बात को भी काफी देर में समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है। ओके। कोई अंग से हीन होता है, मतलब किसी प्रकार का दिव्यांग होता है। कोई जल्दी आवेशित होने वाला होता है, मतलब जल्दी उसको गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। कोई मंद बुद्धि भी हो सकता है। कोई प्रखर बुद्धि होगा, मतलब बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होगी उसकी। अति प्रतिभावान होगा आदि बालक असाधारण बालकों के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये इस जितने ये टाइप के बालक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? असाधारण बालक, या उनको विशिष्ट बालक कहेंगे या विशेष बालक कहेंगे। ठीक है। इन विशेष असमानताओं एवं विशेषताओं से युक्त बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। ओके। ऐसे बालक शारीरिक मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक रूप से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बालक क्या होंगे? या तो बहुत आगे निकल जाएंगे इन सारी दृष्टिकोण से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या संवेगात्मक रूप से ये बहुत आगे निकल जाएंगे, या फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है। तो जिन बच्चों का IQ 91 से 110 के मध्य होता है, 110 के बीच होता है, वो क्या होते हैं? सामान्य बालक। तो सामान्य बालक का IQ कितना होता है? ये 91 से 110 के बीच। ठीक है। इससे उच्च बुद्धि वाले बालक एवं निम्न बुद्धि वाले बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब ये इसको ध्यान रखिएगा, ये हमने बता दिया कि सामान्य बालक की ये पहचान है। अब इसके से जो ज्यादा होगा वो उच्च बुद्धि होगा और जो कम होगा वो निम्न बुद्धि होगा। ओके। इनका शारीरिक विकास, अब हम सामान्य बालकों की विशेषताएं देखते हैं। तो इनका शारीरिक विकास और इनकी बनावट सामान्य होगी, संवेगात्मक रूप से स्थिर होंगे, यानी इमोशनली जो है ये बैलेंस्ड होंगे। ओके। और अपने इमोशंस को नियंत्रित भी कर पाएंगे, कंट्रोल भी कर पाएंगे कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें भी होंगी। ओके। फिर ये समाज, परिवार और विद्यालय में, स्कूल में और अपने दोस्तों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करने की इनको कला आएगी। सबके साथ एडजस्टमेंट करेंगे। इनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल जो है वो कितना होगा? 90 से 110 के बीच होगा। और ये क्या होंगे? ये उभयमुखी यानी व्यक्तित्व के धनी होंगे, यानी सब जगह ये अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ओके। और जीवन को ये व्यवहारिक ढंग से जीने की कला जानते हैं, यानी अपना जीवन कैसे जीना है, सबके साथ कैसे एडजस्टमेंट करना, ये इनको आता है। अब हम देखेंगे विशिष्ट बालकों की, स्पेशल चाइल्ड्स की लक्षण और विशेषताएं। देखो पहले हमने सामान्य विद्यार्थियों का, सामान्य बच्चे का देखा, अब हम विशेष बच्चे का देखेंगे। तो जब हमने सामान्य का देखा तो हम इससे कंपैरिजन करते चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि विशिष्ट बच्चा कैसे होता है। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर यानी IQ के आधार पर सामान्य बालकों से ये भिन्न होंगे विशिष्ट बच्चे। तो जो पिछड़ा बालक होगा उसका IQ होगा 85 से 90 के बीच में, और जो प्रतिभाशाली होगा यानी बहुत होशियार होगा वो होगा उसका 140 प्लस, और जो मंद बुद्धि बालक होगा उसका IQ 70 से कम होगा। ओके। 3 कैटेगरी हो गई। सामान्य बच्चा है उसका 90 से 110 है, जो पिछड़ा है उसका 85 से 90 है, जो 70 से कम है वो क्या है? मंद बुद्धि। तो आप इधर देखो,
जिसका 70 से कम है वो क्या है? मंद बुद्धि। ओके। फिर जिसका 85 से 90 है, ये क्या हो गया? पिछड़ा। फिर जो 90 से 110 है वो क्या है? सामान्य। और जो 140 से ज्यादा है वो क्या हो गया? विशेष, यानी प्रतिभाशाली, विशिष्ट बुद्धि वाला। तो विशिष्ट नहीं कहेंगे हम, इनको क्या कहेंगे? इस ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली, जो बहुत होशियार होगा। अब ये तो अब ऐसे बालकों को आगे देखते हैं। तो ये बालक क्या होते हैं? या तो ये अंतर्मुखी प्रकृति के होंगे या बहिर्मुखी, या तो इंट्रोवर्ट होंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, या फिर सबसे बात करेंगे, बहिर्मुखी होंगे, और अन्य लोगों से समायोजन कर पाने के में स्वयं को असमर्थ होंगे। आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, या फिर जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं वो भी ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। ठीक है। फिर शारीरिक विकास या तो विलंब से होता है इनका, या जल्दी हो जाता है। अब इनका मतलब बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा? या तो बहुत जल्दी होगा या फिर धीरे धीरे होगा। देखें ज्यादातर होशियार बच्चे से दुबले पतले मरे मरे से रहेंगे, है ना। और कई बार ये जो है आप मंद बुद्धि बच्चों को देखेंगे, या तो वो बहुत हेल्दी होंगे या फिर बहुत दुबले पतले होंगे। फिर इनकी शैक्षिक उपलब्धि या तो बहुत अच्छी होगी या काफी कमजोर होगी। अर्थात या तो पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे या फिर बहुत ही एकदम डब्बा होंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत कमजोर होंगे। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। तो विशिष्ट बालकों के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो विशिष्ट बालकों को हमने निम्न भागों में विभाजित करते हैं। एक तो हुए प्रतिभाशाली बालक, ये हुए पिछड़े बालक। फिर मंद बुद्धि बालक, सृजनशील बालक, अलाभान्वित वंचित बालक, विकलांग बालक, अधिगम अक्षमता युक्त बालक, मतलब लर्निंग में इनको कठिनाई आएगी, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक। तो ये इनकी कुछ कैटेगरी हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है कि ये क्या है। अब हम आगे समझते हैं कि ये इसका डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालक। इनको गिफ्टेड या ब्रिलियंट चिल्ड्रन भी कहते हैं, मतलब जो बहुत होशियार होते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल क्या होगा? 140 से इससे ज्यादा होगा। तो इन बच्चों का सामान्य बालकों से अधिक होती है IQ लेवल। ऐसे बच्चे, ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने स्तर से उच्च स्तर के कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। इन्हें ही गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र और समाज की प्रगति उस राष्ट्र अथवा समाज के प्रतिभाशाली बालकों पर ही निर्भर करती है, और प्रतिभाशाली बालकों से विकास की संभावनाएं अधिक रहती। अर्थात जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं उनको ये प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। इनका IQ 140 से अधिक होता है। अब इनकी कुछ हम विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिभा का ऐसे बच्चों की प्रतिभा का यदि ठीक ठाक पता नहीं लगता है तो प्रतिभाशाली बालक पृथ्वी में छिपे हुए हीरे के समान होते हैं। मतलब ऐसा हीरा जो पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ है और जिसको अभी तक बाहर नहीं निकाला गया। ठीक है, प्रतिभावान बालकों में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो क्या होती है? इनकी पढ़ने लिखने में रुचि होगी, इनका व्यापक शब्द भंडार होगा, मतलब बहुत अच्छी वोकेबलरी होगी, बहुत सारे इनको नए नए शब्द आएंगे। कठिन विषयों में भी इनकी रुचि होगी, मानवीय गुणों का समावेश होगा। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों का विकास का तीव्रता से विकास होगा, सामान्य ज्ञान का अधिक अच्छा होगा इनका बाकी लोगों की तुलना में, निर्देशन की कम आवश्यकता होगी। मतलब ऐसे बच्चे को ये कम बोलना पड़ेगा कि पढ़ने बैठो, है ना, वो अपने आप ही पढ़ेगा ऐसे बच्चे। अमूर्त विषयों में अधिक रुचि होगी, मतलब जो चीजें दिखाई नहीं देती या उनके बारे में भी खोज करेगा। बुद्धि परीक्षाओं में अधिक अंक आएंगे इसके। अंतर्दृष्टि अधिक होगी, क्रियाकलापों में भिन्नता होगी, दूसरों से अलग कार्य करेगा। समस्या समाधान में शीघ्रता होगी, तत्काल कोई निर्णय निकाल लेगा। तीव्र तर्क शक्ति होगी, हर चीज में तर्क करेगा। विद्यालय कार्य और गृह कार्य करने में शीघ्रता करेगा, मतलब स्कूल का वर्क होमवर्क ये फटाफट कर लेगा। लीडरशिप क्वालिटी होगी, नेतृत्व क्षमता होगी। सोशल और इमोशनल दृढ़ता होगी, मतलब समाज में और उसके खुद के इमोशन जो होंगे ना, संवेग जो होंगे, उसमें उसकी सुदृढ़ता होगी। उच्च बुद्धि लब्धि होगी, हमने देखा हाई IQ होगा। और स्वतंत्र निर्णय क्षमता होगी, मतलब अपना निर्णय वो स्वतंत्र ले लेगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा कि ये करूं या ना करूं, वो स्वयं अपना निर्णय लेगा।
अब प्रतिभाशाली बालकों की समस्या, देखो ऐसे बच्चों की कुछ समस्याएं भी होती है, तो समस्याएं समझो। इनको समायोजन की बाधाएं होती है, मतलब माता पिता और अध्यापक द्वारा अलग अलग व्यवहार करने के कारण वे दूसरे बच्चों से अपने को अलग समझते हैं। क्या होता है, ऐसे बच्चे होशियार होते हैं, तो जब पेरेंट्स उनसे थोड़ा अलग व्यवहार करते हैं या टीचर उनसे अलग व्यवहार करते हैं, तो वो अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग समझने लगते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक समस्या आती है इनको, क्या कि माता पिता और अध्यापकों से मान्यता न मिलने पर अहम विरोध या हीन भाव से ग्रस्त होते हैं। मान लीजिए ऐसा बच्चा जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स ने उसको किसी चीज में सपोर्ट नहीं करा, या किसी और को मान लीजिए कोई एग्जाम में पुरस्कार मिल गया, तो ऐसे बच्चे फिर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये उनको साइकोलॉजिकल ये वाली प्रॉब्लम होती है। फिर सामाजिक विकास समस्या, बुद्धि में के अंतर होने के कारण वे वयस्कों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, तो जो ज्यादा बड़े लोग होते हैं उनके साथ जो है इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। फिर बुद्धि का अनुचित उपयोग, अब चूंकि बुद्धि तो इनके पास ज्यादा है, तो यदि सही निर्देशन नहीं मिलता और तो अनुशासनहीनता जाती, षड्यंत्र आदि में शामिल हो जाते हैं। मतलब ये देखो दिमाग से तो बहुत तेज है, यदि उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर ये गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे डिसिप्लिन ये तोड़ेंगे। जो सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे होते हैं वो इसी कारण बनते हैं। ठीक है, फिर अब प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा, अब हम इसका शिक्षा देखते हैं कि इसका शिक्षा क्या कहती है। व्यक्तिगत शिक्षण और निर्देशन, मतलब इसको खुद पढ़ाना और इसको डायरेक्शन देना, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, मतलब एक ऐसा समूह, विशिष्ट समूह शिक्षा में विशिष्ट समूह बनाना और उसको शिक्षा देना, किसके माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से, और इसको डायरेक्शन देना कि आप ये पाठ पढ़िए, पाठ्य सहगामी। फिर संवर्धन कार्यक्रम, मतलब इनरिचमेंट प्रोग्राम का आयोजन करना, जैसे कक्षा से अलग कोई चीज क्या होती है, वाद विवाद या निबंध या खेल या पर्यटन इत्यादि में भी इनका पार्टिसिपेशन कराना। फिर विशाल व उपयोगी पाठ्यक्रम व विविधता युक्त हो, ऐसी योग्य और प्रभावकारी शिक्षक का प्रावधान होना चाहिए, कि मतलब जो है बड़ा पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, बड़ा सिलेबस होना चाहिए और उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, यानी बहुत सारी चीजें आप उसको पढ़ा रहे हो ऐसे बच्चों को। फिर विशेष शिक्षण विधि योजना, मतलब ऐसे बच्चों को एक अलग प्रकार से पढ़ाना चाहिए, इनको रिसर्च की तरफ यानी अनुसंधान अर्थात रिसर्च की तरफ, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक, समाजीकृत अभिव्यक्ति, समाज में अपना को अभिव्यक्त करने की विधि, और पृथक शैक्षणिक संस्थानों में इनकी शिक्षा करानी चाहिए। सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी इनको देना चाहिए, पुस्तकालय सुविधा देना चाहिए अर्थात लाइब्रेरी देना चाहिए इनको, ताकि ये बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान एकत्रित कर सके, और इनको उत्तरदायित्व के कार्य भी देना चाहिए, ताकि ये केवल पढ़ने में न लगे, ये थोड़ी और चीजें सीखे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। ठीक है, तीव्र उन्नति, एक वर्ष में 2 कक्षा उत्तीर्ण करने की छूट, मतलब ये चूंकि बहुत होशियार होते हैं तो इनको ये छूट देनी चाहिए कि ये 1 साल में 2 कक्षाएं पास कर ले। ओके, कि एक बार में 2 कक्षा पास कर ले, ऐसी इनको छूट मिलना चाहिए। इन लोग ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहिए और हॉस्टल की सुविधा भी देना चाहिए। इन बच्चों को नेतृत्व का प्रशिक्षण भी देना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे आती है, इसकी ट्रेनिंग भी देना चाहिए, और इनको योग्य अध्यापक द्वारा शिक्षण कराना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छे योग्य टाइप के जो टीचर है उनसे इनको पढ़वाना चाहिए। डे सेंटर होना चाहिए इनके लिए अलग से, और वर्ग उन्नति यानी ग्रेड एक्सेलरेशन और अतिरिक्त उन्नति एक्स्ट्रा प्रमोशन, मतलब यदि एक बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है और उसके अंदर 8th क्लास की एबिलिटी और टीचर ये देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है 8th के बराबर पढ़ रहा है, तो ये होना चाहिए कि हम उसको 8th क्लास में ही एडमिशन देके उसको 8 से आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दें। ये इनको मतलब ग्रेड जो है एक्स्ट्रा प्रमोशन का स्कोप होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय का सुझाव दिया गया। देखो नवोदय विद्यालय एक बहुत अच्छा सुझाव था, और 5th क्लास के बाद जो है प्रतिभावान बच्चों को 6वीं से 12वीं तक के लिए आवासीय और निःशुल्क विद्यालय में सुविधा दी गई है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड जो है सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने दिया जाता है, तो वो रिसर्च करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए आदि। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है तो वह प्रतिभाशाली बालक होगा। देखिए
कोई बच्चा, हर बच्चे के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ने में होशियार है वो उसी के अंदर अद्भुत प्रतिभा है। जैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी अद्वितीय प्रतिभा का धनी मानते थे। यदि हम लता मंगेशकर को देखें तो गायन के क्षेत्र में वो भी अद्वितीय प्रतिभा की धनी थी। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए तो वो 10th तक पढ़े, लेकिन क्रिकेट में वो भगवान हो गए। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज, कोई भी कला है ना, और कोई भी स्ट्रीम में यदि वो बिल्कुल अद्वितीय प्रदर्शन करता है, उसके जैसा कोई और प्रदर्शन नहीं करता है, तो हम उसको विशिष्ट बालक या प्रतिभाशाली बालक ही मानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पिछड़े बालक या बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, जो क्लास में थोड़े से पीछे रहते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन करने की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें ही पिछड़े बालक कहते हैं। पिछली बार देखो इसकी एक परिभाषा भी आई थी एग्जाम में, है ना, तो ऐसे याद करते चलना। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं कि ये बच्चा मंद बुद्धि हो, ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि बच्चा ही पिछड़ा बच्चा होगा, लेकिन ये दूसरों से थोड़ा धीरे सीखते हैं, इसलिए इनको पिछड़ा बालक कहते हैं। एक औसत बुद्धि बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि वह कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कमजोर हो। अर्थात एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि वो बच्चा मंद बुद्धि हो। आपने कई बच्चों को देखा होगा जब वो छोटे रहते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, क्लास के दूसरे बच्चों से बहुत आगे होते हैं और वो धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो तेज गति से सीखते हैं और ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं। शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो शैक्षिक उपलब्धि क्या है, EQ लेवल, तो शैक्षिक आयु और उसकी बटे क्या होती है, दैहिक आयु गुणित 100, ये है इसका फॉर्मूला। कालांतर में बाद में टर्मन नाम के एक चिंतक ने इसको संशोधन करके एक नया फॉर्मूला दिया और वो ये है IQ, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये पहले शैक्षिक उपलब्धि का ये है एजुकेशन कोशिएंट और ये है IQ इंटेलिजेंस कोशिएंट। ठीक है, फिर मानसिक आयु एवं ये जो है ए में क्या हुआ, मेंटल एज मानसिक आयु, और ये क्या है करंट एज यानी वास्तविक आयु। ओके, अब पिछड़े बालकों की हम विशेषताएं देखेंगे कि पिछड़े बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं। इनका IQ स्तर 80 से 85 के आसपास होता है। इनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है और ये अक्सर कुसमायोजित व्यवहार प्रकट करते हैं। ये प्रायः असमर्थ, अशुद्ध और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका तार्किक चिंतन भी निम्न स्तरीय होगा, जिज्ञासा भी इनमें नहीं होगी, जिज्ञासा कम पाई जाएगी। उत्तरदायित्व, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो ये जो है ना इनके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो को लेगा ही नहीं, पहली बात तो वो लेगा ही नहीं, और लेगा तो उसकी क्षमता बहुत कम होगी, वो कर ही नहीं पाएगा। और इनमें क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता का भी अभाव पाया जाता है। ये कक्षा के वातावरण और किसी अन्य कार्य में एकाग्रता भी नहीं रख पाते, मतलब टीचर पढ़ाती है लेकिन इनका ध्यान यहाँ वहां चला जाता है। और इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा अवधान की समस्या पाई जाती है। ये प्रायः निराशावादी विचार के होते हैं। ओके, और इनकी शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि की तुलना में कमजोर होती है, यानी ये बुद्धि की तुलना में जितने ये बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी जो पढ़ाई है ना वो बहुत कमजोर होती है। ये बालक अपने खास दोस्तों पर निर्भर करते हैं और दोस्तों के समूह में ही रहना, दोस्तों के समूह में यानी दोस्तों के समूह में ये नहीं रहेंगे, ये अपने जो उसके कुछ चुनिंदा दोस्त होंगे बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। बर्ट और शोनेल ये एक चिंतक थे, इन्होंने IQ का स्तर इसमें 85 से कम आका है। ठीक है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर मैंने पूरा समझा दिया इसको। पिछड़ेपन के कारण, तो इनका पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, कारण जानो। अनुचित वातावरण और परिस्थिति, घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, इसके कारण भी ये पिछड़ जाते हैं। बार बार विद्यालय से भाग जाएंगे, पलायन यानी भाग जाना, और विद्यालय का अध्यापन कार्य न करना, वैसे टीचर ने पढ़ाया ये पढ़ेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे, इस कारण। फिर ये संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उपयुक्त पोषण व व्यक्तिगत ध्यान की कमी, तो खाना पीना अच्छे से नहीं खाएंगे और खुद के अंदर जो है इनकी एकाग्रता की कमी होगी। शारीरिक दोष या रोग भी हो सकता है इनको किसी प्रकार का। मानसिक स्वास्थ्य के अभाव में मेंटल भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी अच्छा ना होगा।
निर्देशन के अभाव में कोई इनको परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल रहा होगा, अयोग्य व निष्ठुर अध्यापकों की वजह से। कभी कभी क्या होता है, टीचर भी जो होते हैं ना वो अयोग्य हो जाते हैं और पर्टिकुलर ध्यान नहीं देते बच्चे पे कि बच्चा क्या चाहता है, वो कैसे पढ़ सकता है, और कई बार दंड भी देते हैं, निष्ठुर होते हैं अध्यापक, तो इसकी वजह से भी बालक में पिछड़ापन आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो बालकों में पिछड़ेपन की रोकथाम के उपाय, क्या क्या उपाय हैं? तो पिछड़ेपन के कारण को जानना व उसे दूर करना, अर्थात निदान व उपचार करना। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पिछड़ेपन का कारण क्या है, फिर उसे दूर करेंगे। फिर वातावरण से संबंधित दुष्प्रभाव पर नियंत्रण करना, कि भाई उसके आसपास का वातावरण यदि दुष्प्रभावित है, अच्छा नहीं है, तो उसको क्या कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मनोचिकित्सकों की सहायता लेना और उनको से निर्देशन दिलाना या परामर्श देना। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम क्या है, उनकी सहायता ले सकते हैं। प्रगति का उचित लेखा जोखा, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसको क्या करना, उसको मेजरमेंट करना कि इसकी ये इतनी प्रोग्रेस हुई थी, इस महीने में इतनी प्रोग्रेस हुई है, मान लीजिए जनवरी है तो जनवरी में इतनी प्रोग्रेस हुई है, फिर फेब में इतनी प्रोग्रेस हुई है, और इस प्रगति को क्या करना, उसके पेरेंट के साथ भी शेयर करना। ऐसा नहीं कि टीचर ने खुद ही कर लिया, पेरेंट्स के साथ शेयर करना, उसको बताना, तो क्या होगा, पेरेंट्स भी आवश्यक सहयोग कर पाएगा। फिर बालक की विद्यालय अनुपस्थिति पर ध्यान देना, यदि बच्चा स्कूल नहीं आता तो ध्यान देना है। बुरी संगति को दूर करना, कहीं वो किसी नशे का आदी तो नहीं हो रहा है या किसी गलत संगति पे तो नहीं पड़ रहा है, ये सबका भी ध्यान रखना। दैनिक जीवन को से जोड़ते हुए पढ़ाना, मतलब जब आप उसको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल ऐसा दे जो वो आसपास अपने देखता हो, डेली लाइफ में उसके वो यूज होता हो, तभी बच्चा रिलेट कर पाएगा, अदरवाइज बच्चा रिलेट नहीं कर पाएगा। सहानुभूति व स्नेहपूर्ण व्यवहार, हर बच्चे के साथ जो है प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिकता का भी डायरेक्शन देना चाहिए कि वो क्या कर सकता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ के और आगे क्या कर सकता है। मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वस्तुएं जो उसको दिखाई दे रही हूँ, मैंने बताया ना मूर्त वस्तुओं का प्रयोग। प्रैक्टिकल क्यों कराया जाता है, आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल क्यों कराया जाता है, प्रैक्टिकल इसलिए कराते हैं क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल में चीजों को देखता है और देखकर करके सीखता है। यदि वो देखेगा ही नहीं किसी चीज को तो वो कैसे, सिर्फ कल्पना के माध्यम से नहीं सीख पाएगा। सरल और रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो जीवन केंद्रित शिक्षा हो, सरल हो, उसको पढ़ाने का तरीका सरल हो, धीमी गति की शिक्षा हो, मतलब धीरे धीरे पढ़ाया जाए, खेल विधि का भी प्रयोग होना चाहिए। हस्त कौशल की शिक्षा, मतलब हाथ से कला जो बनाई जाती है, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे टोकरी बनाना या कोई अन्य कलात्मक चीजें बनाना, तो इसका भी प्रशिक्षण होना चाहिए। शारीरिक श्रम की शिक्षा, मतलब पीटी वगैरह कराना चाहिए बच्चों को, पौधे लगवाना। सांस्कृतिक शिक्षा, नृत्य जैसे संगीत, नृत्य, नाटक आदि कार्य, पुस्तकों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। गति की अपेक्षा शुद्धता पर बल, कि भाई आप तेज मत पढ़िए पर शुद्ध पढ़िए, है ना, ये सारी चीजें। मौखिक कार्यों पर बल, चित्रकारी इत्यादि आदि की शिक्षा, मतलब उसको पढ़ाने के लिए कई तरीके की चीजें, इन सब तरीके की चीजों को यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा रुचिपूर्ण ढंग से सीखता है। अब आगे देखते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण द्वारा इसकी पहचान की जाती है। ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट करके देखा जाता है कि बच्चे के अंदर ये सारी चीजें कितनी हैं। यदि बालक सभी विषयों में कमजोर है तो क्या कहेंगे हम, सामान्य पिछड़ापन कहेंगे। लेकिन यदि एक या किसी दो विषय में ही कमजोर होता है तो इसे विशिष्ट पिछड़ापन कहते हैं। ओके, फिर पिछड़े बालकों का उपचार भी किया जा सकता है। यदि एक बालक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को अपने स्तर से निम्न स्तर के कार्य भी आसानी से नहीं कर पाता है तो वह बालक मंद बुद्धि कहलाता है। जैसे बहुत आसान कार्य, यदि ब्रश कर पाना या कोई और कार्य कर पाना, जैसे नहाना या कपड़े पहनना, यदि ये भी नहीं कर पाता तो हम क्या कहते हैं, बालक मंद बुद्धि है। जबकि यदि एक बालक अपने जीवन के अधिकतर कार्यों को आसानी से नहीं कर पाते लेकिन कुछ कार्य अपने स्तर के बालकों से अथवा सामान्य स्तर के बालकों से भी जल्दी कर लेते हैं तो वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है। एक मंद बुद्धि बालक पिछड़ा बालक होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि बालक हो। आप समझिए कि यदि कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो वो पिछड़ा बालक होगा, पिछड़ा बच्चा होगा, लेकिन सारे पिछड़े बच्चे मंद बुद्धि नहीं होते।
कभी कभी होता है कि कोई बच्चा सारी चीजों में अच्छा होता है पर वो गणित में अच्छा नहीं होता, गणित विषय में कमजोर होता है, ठीक है, तो हम उसको पिछड़ा बालक कहते हैं, लेकिन वो बच्चा मंद बुद्धि नहीं है, ठीक है। अब हम मंद बुद्धि बालकों को देखेंगे, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन। ओके, मंद बुद्धि बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बच्चों से कम होती है और सीखने की गति भी धीमी होती है। ऐसे बालकों को अपने स्तर से निम्न स्तर का कार्य भी आसानी से नहीं कर पाते, ये जो है ये बहुत सामान्य कार्य भी नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि कहते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं, मानसिक रूप से उसी प्रकार अपंग या बेबस होते हैं जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपनी शारीरिक योग्यताओं को काम में लाने की दृष्टि से होता है। मतलब ऐसा बच्चा क्या, मानसिक रूप से विकलांग बच्चा क्या होता है कि वो अपने मानसिक रूप से अपंग होता है, मतलब वो दिमागी तौर पे सोच समझ नहीं पाता है, कर नहीं पाता है। तो ये विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की अपेक्षा की तरह कैसे होते हैं कि जैसे एक बच्चा शरीर से अपना उपयोग नहीं कर पाता है, शारीरिक दृष्टि से उसके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, वैसे ही ये बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से इसके अंदर कमी होती है। ओके, तो मानसिक रूप से कमजोर बालक को क्या कहते हैं, मंद बुद्धि बालक कहते हैं। मानसिक रूप से विकलांग बालक धीमी गति से सीखने वाला बच्चा होता है, इसको विमंदित बालक भी कहते हैं। 1913 तक मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों में कोई अंतर नहीं होता था, पहले ये नहीं होता था, पर सर्वप्रथम 1913 में इंग्लैंड में मेंटल डिफिशियंसी एक्ट बनाकर मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों में अंतर के बारे में बताया गया और मानसिक विमंदित बालकों के लिए मंगोलिज्म शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, इनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया, मंगोलिज्म। वर्तमान में मंद बुद्धि बालकों के लिए अमेरिकी संस्थान AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी, या अमेरिकन साइकियाट्रिक संघ APA भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इन बालकों में अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है, मतलब एकाग्र नहीं हो पाते, एक जगह फोकस नहीं कर पाते, अवधान मतलब ध्यान केंद्रित न कर पाना, ठीक है। और तार्किक क्षमता भी कम होती है, तो क्या होता है, जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है, फिर ये जो है जीवन को नकारात्मकता के साथ लेते हैं, आशावादी नहीं होते। मानसिक मंदता के इतिहास में ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सर्वोपरि, इन्होंने आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के महत्व पर अधिक बल डाला था। बुद्धि, ये मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया है मेंडल का, उसमें हमने इनकी बात करी थी, ठीक है। बुद्धि की कसौटी के आधार पर नैदानिक, क्लिनिकल और मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि माप कर व्यक्ति की मानसिक दुर्बलता के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बुद्धि की क्षमता को मापा और मापने के बाद इन्होंने इसकी कई जो है श्रेणी बनाई। तो अब हम इसकी श्रेणी देखते हैं कि इनकी श्रेणियों में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इन्हें कैटेगरी रखी जिसको मूर्ख कहते हैं। अब देख लो आज की आप जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में क्या होता है, तो अपने अपने शब्दों को भी सुधारना आज से। मूर्ख, इनको मॉरन कहते हैं, यानी इन्हें EMR यानी एजुकेशनल मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन भी, चाइल्ड भी कहते हैं। इन श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 69 के बीच होती है और मानसिक आयु 8 वर्ष या उससे थोड़ी अधिक होती है। तो इनके अंदर क्या होता है, मौलिकता का अभाव होगा और जीवन निर्वाह योग्य कार्य करना इनको सिखाया जा सकता है, मतलब अपना जीवन यापन कैसे करना है ये इनको सिखा सकते हैं, लेकिन इनके अंदर मौलिकता का अभाव होगा, ठीक है। फिर आते हैं मूढ़, सेकेंड कैटेगरी है मूढ़। इन्हें TMR यानी ट्रेनिंग मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड भी कहते हैं। इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितना होगा, 25 से 50 के बीच, पिछली बार ये वाला क्वेश्चन आया था। और इनकी मानसिक आयु कितनी होगी, 3 से 7 साल के भीतर, मतलब ये दिमागी तौर से 3 से 7 साल के अंदर रहेंगे और बुद्धि लब्धि जो है IQ जो है 25 से 50 होगा, ओके। फिर ये बौने होते हैं और इनके यौनांग जेनिटल्स कम विकसित होते हैं। ये शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा सिर्फ भोजन करना, कपड़े पहनना, शौच जाना बस जैसे काम सीख पाते, बस इससे ज्यादा ये बच्चे नहीं सीख पाते। और फिर होते हैं एक जड़, इनको कहते हैं CMR यानी कस्टडी मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। तो इसकी श्रेणी में बुद्धि लब्धि IQ कितना होगा, 25 से भी कम होता है और इनकी मानसिक आयु 3 साल, मतलब इनकी शारीरिक उम्र तो बढ़ जाएगी लेकिन दिमाग से 3 साल से भी कम कैटेगरी के होंगे, कम श्रेणी के बच्चे होंगे। इनको पूरी उम्र दूसरों की सहायता की जरूरत होती है और इसे ही मंगोली जड़ता भी कहा जाता है, ठीक है, इसे मंगोली जड़ता कहा जाता है। अब हम देखेंगे ऐसे बच्चों की विशेषताएं। तो मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं, ऐसे बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है,
सीखने की गति भी मंद होगी, जटिल परिस्थितियों में सीखने में असफल हो जाते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं, सीखी गई बात को फिर रिपीट नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सामाजिक, सोशल और इमोशनल इनका एडजस्टमेंट नहीं होता, फिर ये नई चीजें नहीं बना पाते, सृजनात्मकता का अभाव होता है, रूढ़िवादी होंगे, अंधानुकरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी, उचित अनुचित का भी अंतर ये नहीं कर पाते हैं, ऐसे बालकों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है वो बहुत सीमित होती है, बौद्धिक क्षमता भी इनके अंदर सीमित होगी, तार्किक चिंतन नहीं कर पाएंगे और दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार होते हैं। एग्जाम में आता नहीं है लेकिन ये आपके समझने के लिए लिखा है। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालकों में 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती है। तो एल.एस. पेनरोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में शारीरिक अवस्था के आधार पर मानसिक दुर्बलता का वर्णन किया है। तो कहा मंगोलिज्म, इनके सिर की आकृति मंगोल जाति के लोगों के समान होती है। इस प्रकार के बालकों की आंखें बादाम की तरह, मुखमंडल पर तिरछापन, होंठ पतले, गर्दन छोटी, नाक चपटी, हाथ पैर के आकार में बड़े और आवाज रूखी और भारी होती है। ठीक है, इनका बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि होता है, यानी हमने अभी पहले पढ़ा, और ये क्या होते हैं, अत्यधिक मंद बुद्धि होते हैं ऐसे बच्चे। ठीक, अब आते हैं सेकंड, क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होती है, शारीरिक वृद्धि कम होगी, यानी ये बौने होंगे। ओके, शारीरिक विकास अधिकाधिक 3 फीट का होगा, हाथ पैरों की अपेक्षा धड़ और कान बहुत बड़े होंगे, और बौद्धिक स्तर 25 से 50 तक होता है। फिर हाइड्रोसिफेली, इसमें क्या होता है, सिर का आकार 26 से 28 इंच की परिधि तक होता है, मस्तिष्क में सेरेब्रल स्पाइनल द्रव की मात्रा बढ़ जाती है और मस्तिष्क क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और ये मानसिक रूप से मंद बुद्धि होते हैं। फिर आता है माइक्रोसिफेली, तो सिर का आकार क्या होता है, सामान्य परिधि 31 इंच से बहुत छोटा 17 इंच के आसपास होता है। ठीक है, यानी सामान्य कितनी होती है, 31 होती है, लेकिन इनका बहुत छोटा 17 इंच के आसपास हो जाता है, और ये बालक जो है मंद बुद्धि हो जाते। ऐसे सभी बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते, सामाजिक जीवन में उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। बालक में मानसिक मंदता का कारण क्या होता है, कभी ये वंशानुक्रम से भी होता है, शारीरिक और मानसिक आघात से, चोट लगने से होता है, पोषण और ग्रंथियों का उचित विकास नहीं होता। जब शरीर में अगर उसके बॉडी में प्रॉपर ग्रंथियों का विकास नहीं होगा तो उससे क्या होगा, हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, एसटीएच की कमी, या वो मादक पदार्थों का सेवन करेगा तब भी ये वाली चीज हो जाएंगी। ठीक है, अब मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के बारे में देखिए। तो क्या होता है, इनको बुनियादी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक होता है। श्रव्य और दृश्य सामग्री, मतलब सुनने और देखने की चीजों से इनको बताना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि आप ऐसे बताएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। ओके, फिर मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग इनके शिक्षण में किया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी एक थे जिन्होंने शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया था कि कैसे इन बच्चों की शिक्षा की जाए, इनको कैसे शिक्षित करना चाहिए। हस्तकला कौशल का विकास इन्हें और अधिक आत्मनिर्भर बना सकता है। हाथ से बनाई गई चीजें वो देख के सीखते हैं और बनाते हैं। शिक्षक को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए इनमें आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए। ऐसे टीचर को जो है बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही प्रेम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप हो और वो जो है वो जल्दी सीख सके। और मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए इयोहार्ड सेंगुइन ने प्रथम विद्यालय की स्थापित किया था। इनका नाम याद कर लो, इयोहार्ड सेंगुइन। इन्होंने फर्स्ट ऐसा स्कूल खोला था जो ऐसे मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षित करता है। ठीक है, अब AAMD यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी और अमेरिकन मनोरोग विज्ञानी संघ APA, अमेरिकन साइक्राइटिस्ट एसोसिएशन के द्वारा बालकों में मानसिक मंदता प्रमुख 4 प्रकार की होती है। ये देखो, ये जो है ये मैंने अभी पहले बताया, और ये उन्होंने कैटेगरी कर दी कि अल्प मंदन जो होगा, माइल्ड होगा, उसके अंदर IQ 52 से 67 होगा, 85% पॉपुलेशन, और मेंटल एबिलिटी जो है 11, और कक्षा 5 से 6 कक्षा तक अध्ययन। फिर मध्य मंदन यानी मॉडरेट टाइप का, तो इसका IQ कितना होगा, 36 से 51 होगा। ठीक है, 10%, और ये क्या होगा, 7 मेंटल एबिलिटी, और ये क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 2 तक का अध्ययन होगा। तीव्र मंदन सीवियर, इसमें 20 से 35,
और गहर मंदन प्रोफाउंड 0 से 19। देखो ये आपके पढ़ने के लिए, अमेरिका के हिसाब से तो इंडिया में अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमने आपके पढ़ने के लिए लिख दिया कि भाई ये इस टाइप का उन्होंने बताया है, ठीक है। अब एक कैटेगरी होती है बाल अपराधी बालक, ठीक है। तो सामान्य शब्दों में जो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के द्वारा करते हैं, समाज द्वारा अमान्य व्यवहार करते बाल अपराधी कहते हैं, मतलब ऐसा व्यवहार जो समाज मान्य नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, बाल अपराधी होंगे। ये क्या करते हैं, सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर समाज विरोधी तरीके से कार्य करते हैं, तो इनको क्या करते हैं, बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराधी कानूनी पद है जिसका तात्पर्य उन बालकों के द्वारा किए गए अपराधों से होता है जिनकी आयु 16, 17, 18 साल से कम होती है। 8 साल से कम आयु के बालक जो ऐसे कार्य करते हैं उन्हें बाल अपराधी नहीं कहा जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अभी बालक जो है ऐसे कार्यों के परिणाम को समझने के लिए परिपक्व नहीं है, ठीक है। ऐसा अभी मानते हैं कि 8 साल से कम का बच्चे यदि कुछ करता है तो उसको बाल अपराधी नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर बाल अपराध विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, सीजर लॉम्ब्रोसो को माना जाता है, याद करना है। लॉम्ब्रोसो और गोडार्ड ने निम्न बुद्धि स्तर को बालक अपराध का कारण माना है। ग्लुक ने 95% बाल अपराधी कुसंगति से बनते, ऐसा कहा था ग्लुक ने, ठीक है, याद रखिएगा। सीजर लॉम्ब्रोसो ने कहा कि बाल अपराध का कारण कुछ आनुवांशिक दोष होता है। इन्होंने जन्मजात अपराधी की अवधारणा दी, तो जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी, सीजर लॉम्ब्रोसो ने दी। हेडफील्ड के अनुसार बाल अपराध का अर्थ क्या है, असामाजिक व्यवहार। वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून को भंग करने पर उल्लेख किया जाता है, ठीक है। अब बाल अपराधी की विशेषताएं देखिए, बाल अपराध की विशेषताएं। तो बाल अपराध के कारण क्या होते कि बाल अपराधी क्या होते, बालक पुष्ट मांसपेशियों से युक्त होते, हट्टे कट्टे होते, आयताकार आकृति के होते हैं। ऐसे बालक स्वभाव में अशांत होते, शीघ्र उद्वेलित होते, मतलब तुरंत क्रोध आ जाता है, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति के होते, आक्रामक होते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं, संदेही होते, द्वेषपूर्ण होते और दुश्मनी का भाव रखते हैं। इनमें स्नेह और नैतिकता नहीं होती है। ये बालक 18 साल से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला अपराध है, ठीक है। बाल अपराध क्या है, 18 साल से कम आयु का जो बच्चा करता है। फिर ये बाल अपराध पूर्ण अपराध ना होकर अपराध की एक सीढ़ी होता है। ऐसे बालक क्या करते, चोरी, उठाईगिरी, जेब काटना, धोखाधड़ी, जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन, निरुद्देश्य भटकना, यहाँ वहां जो भटकते हैं, हत्या जैसे अपराध करते हैं। यदि किसी अपराध में बालक को सजा दे दी जाए तो बाल बंदी गृह या बाल सुधार गृह में इनको रखते हैं, जहां इनकी शिक्षा की भी व्यवस्था होती है, ताकि हो सकता है कि पढ़ लिख कर इनका जो है मनोवृत्ति बदल जाए। यूएनओ महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अपराध अभिसमय अपनाया था। ये याद रखिएगा कब अपनाया था, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो बाल अपराध की श्रेणी के तहत आता है। भारत में सन 1986 में बाल अपराध की उम्र सीमा 16 वर्ष थी, जिसे 2000 में संशोधित करते हुए 18 वर्ष कर दिया गया है। किंतु दिल्ली में घटित निर्भया केस के बाद किशोर न्याय, बालकों की देखभाल व सुरक्षा अधिनियम 2015 के तहत इनको पुनः संशोधित करके बाल अपराध की सीमा को पुनः 16 वर्ष किया गया है। और जघन्य अपराध के संदर्भ में, जैसे हत्या और बलात्कार के केस के संबंध में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 3 लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा सकती हैं। फिर सार्वजनिक रूप से ये क्या करते हैं, निर्लज्जता को प्रदर्शित कर देंगे, अश्लील बातें लिखते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, नशाखोरी करेंगे, धूम्रपान, जुआ खेलना जैसे इनकी आदतें होती है। और ये यौन अपराधी होते हैं, मतलब सेक्सुअल जो है ये भी इसमें असॉल्ट में ये शामिल हो सकते हैं। बाल अपराध के कारण तो घर पर उचित वातावरण क्या है, उपलब्ध नहीं होता। माता पिता और जो पेरेंट्स होते हैं ये बालकों को उचित संस्कार नहीं देते हैं, या इनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, या कोई आनुवंशिक कारण भी होता है। कभी कभी ये मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। विद्यालय का दोषपूर्ण या अनुचित वातावरण होता है, बालक की मित्र मंडली वैसी होगी, पड़ोसियों का गलत आचरण होगा, बालक के सामाजिक परिवेश का दूषित होना, आसपास के लोगों का दोषपूर्ण कार्यों में लिप्त होना, बालक को सही समय पे उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाना, दोस्तों के द्वारा उसे गलत आदतों का शिकार बना देना। या बाल अपराध का उपचार करने की 2 विधियां, एक तो मनोवैज्ञानिक विधि से उपचार होता है, एक वैधानिक। तो बोस्टल संस्थाएं यूके और यूएसए द्वारा बाल अपराधियों को सुधारती है, और भारत में ऐसी संस्थाएं बोस्टल स्कूल कहलाते हैं। बाल उपचार हेतु अनिर्देशित पद्धति का उपयोग कार्ल रोजर्स ने किया था, यह याद रखना।
पश्चातवर्ती ग्रह यानी विशेष ग्रह या बाल ग्रह से 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर मुक्त हुए बालकों या बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इन ग्रहों में रखते हैं और सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास इनका किया जाता है कि ये वापस से समाज की मुख्य धारा में आ सके, जो हुआ अब उसे भूल जाए। संप्रेषण ग्रह, इसमें क्या करते हैं, 18 साल से कम आयु के किशोरों को रखा जाता है जिनको जमानत नहीं मिलती, यानी जमानत ना मिलने तक किशोर न्याय बोर्ड में इनके प्रकरण जब तक विचारण के लिए रहते हैं, जब तक इनकी सुनवाई होती रहती है, तब तक इनको यहाँ पे सभी सुविधाएं दी जाती है। हार्वर्ड बेकर ने 4 प्रकार के बाल अपराध बताए थे, इनके 4 बाल अपराध ध्यान से याद करना है। सबसे पहला है वैयक्तिक बाल अपराध, दूसरा है समूह समर्थित बाल अपराध, तीसरा है संगठित बाल अपराध और चौथा है स्थिति जन्य बाल अपराध। ठीक है, अब इसके बाद का हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ तक जो है हमने बालकों के बारे में पढ़ा है आधा। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट है ये हम अधिगम क्षमता कठिनाई वाले बालक जो है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।